तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। आज आपके सामने चैप्टर नंबर पता नहीं बट क्लास 11 का स्केलेटल सिस्टम जो है सबसे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 या 16 विल बी गोइंग ऑन इन डेप्थ अबाउट स्केलेटल सिस्टम। हालांकि इंसान बिना हड्डी के ढांचे के साला खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि घमंड में चूर है कि नहीं, हम ही सब कुछ है और हमसे ही दुनिया होती है। खैर, ये सब नेगेटिविटी है। विल स्टार्ट विथ पॉजिटिविटी और हम लोग सीधा हड्डी पे जाएंगे। सीधा हड्डी पे जाने का मेरा मतलब है कि टुडे द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन स्केलेटल सिस्टम। याद रखना, इन लास्ट वीडियोज़ we did a brief discussion about the excretory system, और अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे that will be completely based on the skeletal system। skeletal system मतलब हम हड्डियों की बात करेंगे। अच्छा, हड्डियों की बात करने से मुझे एक बात याद आई कि जब इंसान सोकर उठता है तब उसका हाइट जो होता है थोड़े बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है। आई नो आप लोग के दिमाग में क्या कचरा भरा होगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, जब आप लोग सो के उठते हो तो आपके जो कार्टिलेजेस होते हैं दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ रिफर्बिश्ड। रिफर्बिश्ड का मतलब होता है कि दे आर रिलैक्स्ड, तो आपकी जो हाइट होती है नेचुरली लेंदी, 1 सेंटीमीटर पता नहीं बट 1 सेंटीमीटर लंबा दिखोगे आप। लेकिन पूरे दिन चल के दौड़ के बात करके लोगों के पीछे भाग भाग कर जो आपके कार्टिलेज के ऊपर वेयर एंड टेयर होता है, जिसकी वजह से आपका कार्टिलेज दब जाता है, और कार्टिलेज के दबने की वजह से आपका हाइट जो होता है वो 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। इसी के लिए सोने से पहले हम 1 सेंटीमीटर छोटे होते हैं और उठने के बाद हम 1 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें समझाती हैं कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, गद्दे पे जाते नहीं जा मतलब सोने के वक्त हमेशा वो अकेला और छोटा ही होता है। कुछ सेंस नहीं बना। एनीवेज, सो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल सिस्टम इन ब्रीफ। तो स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले वो बता दूं। तो स्केलेटल सिस्टम जो रहता है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, फलाना ढिमकाना होता है, इसके साथ ये पकवान बनता है ना, इसके साथ ये छोले भटूरे बनते हैं। देखो, ये सब चलता रहेगा। इंग्लिश का प्रवचन या ऐसा आप लोगों को मैं ऐसा ओवरव्यू देना कि नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें लास्ट में होती हैं। बट जब ओवरऑल आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हो तो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर, सबसे ईजी चैप्टर जो 11th में होगा दैट विल बी स्केलेटल सिस्टम। अगर रैंकिंग्स करना चाहूँ मैं 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के हिसाब से कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके हिसाब से थिंग्स विल बी चेंजिंग। सो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर टू कवर एंड गो थ्रू इन जस्ट सिंगल नाइट। बोलते हैं ना, रात को जो कवर करने वाले लोग होते हैं वो स्केलेटल सिस्टम जरूर कवर करते हैं, इतना ईजी होता है ये। ठीक है, तो मैं बताता हूँ सबसे पहले फंक्शंस क्या होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। ऑब्वियसली स्केलेटल सिस्टम सबसे पहले सपोर्ट करेगा। कोई सपोर्ट करे ना करे, आपकी हड्डियाँ आपको सपोर्ट करेगी, इसलिए फालतू का गुरूर ना रखें। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें बट गुरूर ना रखें। उसके बाद में प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने का मतलब होगा कि आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने का काम करना। ठीक है, आपके ब्रेन का जो पार्ट होता है स्कल आपके खोपड़ी को बचाता है। उसके बाद में आपका जो लंग्स होता है, लंग्स की जो रिब केज होता है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी तो पीछे होती है, माय बैड, जो छाती की हड्डी होती है, द चेस्ट बोन्स आर बेसिकली हेल्पिंग द लंग्स और प्रोटेक्टिंग योर लंग्स। उसके बाद में मूवमेंट मतलब वही, देखो आप लोग देख रहे होगे कि पूरे वीडियो में मैं यहाँ से वहाँ ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे इधर से उधर घूम रहा हूँ, तो ये सब जो इधर से उधर मेरा नाचना हो रहा है, दिस इज द मूवमेंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। और इसी मूवमेंट को एक्चुअली में कहा जाता है कि ये हड्डियों के थ्रू पॉसिबल होती है। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट और सोफिस्टिकेटेड फंक्शंस होते हैं, जैसे जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स फॉर एग्जांपल पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इन सारी चीज़ों को स्टोर करने का काम कहीं ना कहीं आपके बोन्स करते हैं। और लास्ट में इसको हम कहते हैं हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस का नाम है जो मैंने सोफिस्टिकेट करके बताया। सिंपल भाषा में खून को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे खून बनता है ना, तो जैसे हम लोग खून बनाते हैं ताकि कोई और चूस सके उसको, तो ये खून बनाने का जो प्रक्रिया होता है ये आपकी रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम जोड़ कहते हैं हिमेटोपोइसिस। और अब ये चैप्टर के अंदर आप लोग को कौन कौन सी चीज़ें कवर होने वाली, सबसे पहले इसमें बोन्स कवर होगा, बोन्स के पार्ट्स, बोन्स के साथ में कार्टिलेजेस हो गया, जॉइंट्स हो गया, और उसके बाद में ह्यूमन स्केलेटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है हड्डियों का। ऑब्वियस ही बात है, जो आपके पैर होते हैं दिमाग में नहीं होते, और दिमाग होते हैं जो पैर में नहीं होते। हालांकि कुछ लोगों की यहाँ पे होती है, अब नहीं बता सकता, ये इस तरफ होता है। खैर, जाने देते हैं, हम भी उसी कैटेगरी में नहीं आते।
खैर आगे चलते हैं। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, मूवमेंट देना, उसके बाद में ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। ब्लड सेल के फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहा हूँ, हीमाटोपोइसिस, ठीक है। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ये तो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। इसके ऊपर आप लोग इज़, आर, एम और द लगा के चीज़ों को अपने हिसाब से एक ब्रीफ आंसर, एटलीस्ट 2 या 3 मार्क का आंसर तो बना ही सकते हो, ठीक है। अभी मैंने बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो पहले बोल रहा था फंक्शंस में, देखो सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ब्लड सेल का फॉर्मेशन, जिसको मैंने हीमाटोपोइसिस का नाम दिया हुआ था। उसके बाद में मिनरल स्टोरेज। मिनरल स्टोरेज के अंदर मैं आप लोगों को चाहिए तो नाम लिख के बता दूं कि जो मिनरल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, वही बात हो गई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन बोल रहा हूँ, सल्फर हो गया, क्लोरीन नहीं है, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों का स्टोरेज करना ये मिनरल स्टोरेज में आता है, ठीक है। इस सब में ये जो फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाले दैट विल बी बेसिकली कॉल्ड एज ब्लड सेल फॉर्मेशन। अगर ब्लड सेल फॉर्म में नहीं होगा तो इंसान के पास खून नहीं होगा, और इंसान के पास अगर खून नहीं होगा तो बट ऑब्वियस ही बात है कि जो उसकी बॉडी के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, जो अपने अंदर का वो खून गर्म करता है ताकि वो दूसरों को परेशान कर सके या खुद परेशान हो सके, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इसके लिए ब्लड सेल फॉर्मेशन जरूरी है। और ये ब्लड सेल फॉर्मेशन का दूसरा जो नाम होता है उसको हम कहते हैं एज हीमाटोपोइसिस। हीमाटोपोइसिस जो होता है वो आपके रीढ़ की हड्डी में होता है। रीढ़ की हड्डी, हालांकि रीढ़ की हड्डी सबके पास होती है, बट कुछ लोग के होने के बावजूद भी वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। अभी जिनके लिए मैं कह रहा हूँ शायद से वो समझ जाएँ अगर वो देखें तो, रीढ़ की हड्डी होना और फिर भी उसे इस्तेमाल ना करना अलग विषय है, कभी अकेले में बात करेंगे आप सबसे मुशायरे में। उसके बाद में जो आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन के अंदर आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, उसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन सब का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो के थ्रू होता है। इतना दिमाग में रखना याद कि जो रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है और एक रेड बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो के बारे में शायद से लिखा नहीं है, बट येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो नाउ विल मूव ऑन फर्दर। मिनरल स्टोरेज, मिनरल स्टोरेज के अंदर जो आपको बताया था, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिंपल है, इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका बोन होता है, बोन को जितना ज़्यादा आप सोफिस्टिकेट करके समझने का ट्राई करो, आपका जो बोन होता है, बोन्स के अंदर मैग्नीशियम होता है, बोन्स के अंदर फॉस्फोरस होता है और बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है। हालांकि स्टोरेज अक्सर मेजॉरिटी अमाउंट में फॉस्फोरस का होगा और कैल्शियम का होगा, उससे ज़्यादा और किसी भी चीज़ का नहीं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, आउच नहीं करना चाहिए, छी, ओके। जब आगे चलेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू, अभी आगे टाइप्स हम देखते हैं। तो टोटल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है उसको हम कहते हैं बोन, और जो दूसरा रहता है उसको कहते हैं हम लोग कार्टिलेज, ठीक है। तो जो बोन रहता है, बोन को हार्ड कौन बनाता है, मतलब जो आपकी बोन हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है कैल्शियम सॉल्ट, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फाइबर, कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आपकी जो हड्डी होती है, हड्डी मतलब बोन्स, वो मजबूत हो सके, ठीक है। और उसके बाद में और एक पार्ट होता है या बोन्स के अंदर, और उसको आप जूम करोगे, माइक्रो जूमिंग या क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसमें अंदर आपको मैट्रिक्स दिखेगा, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है वो एक तरीके का हार्ड, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल मटीरियल होता है, जो आपके बोन्स के अंदर यू कैन से काइंड ऑफ सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करेगा, और ऑब्वियसली चीज़ों को आर पार या ट्रांसफ़र करना, और XYZ रीजंस बहुत सारे हैं, बट इतना याद रखो कि मैट्रिक्स आपके बोन्स के अंदर की तरफ जूम करने पे दिखता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। मैट्रिक्स के बाद में आपका, अब देखो यहाँ तक तो अगर मैंने बोन्स का टाइप्स बता दिया, बोन्स के टाइप्स के बाद में स्केलेटल सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू, उसके टाइप्स। अब उसके बाद में बोन का टाइप, मतलब बोन कितने विषय के या कितने कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो आपके बोन्स के टाइप्स हैं, बोन्स के अंदर देखोगे तो एक होता है हार्वेशन सिस्टम और दूसरा होता है कार्टिलेजिनियस सिस्टम, ठीक है। इसके पहले अभी ये वाला पार्ट अगर आपको दिख रहा हो तो इस पर मैंने तो बाइफर्केशन किया प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन, कार्टिलेज, बोन्स के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स, कोलेजन फाइबर्स, और एक और पार्ट था जो मैंने बताया था एज मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होता है दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द बोन्स टू बी फॉर्म्ड, ओके। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली इज द सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज जो रहता है वो नरम हड्डी होती है और वो अक्सर जॉइंट्स के बीच में होती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपके जॉइंट्स होंगे और जहाँ जहाँ पे 2 हड्डियाँ एक साथ जुड़ी होंगी, वहाँ पे आपको अक्सर कार्टिलेज का कुशन मिल जाता है।